नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान का सबसे श्रेष्ठ टॉपिक जो कि महान्यायवादी से संबंधित है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके कुछ बिंदुओं पर हम ये चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया है, नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, हटाया जाना और संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ महान्यायवादी का परिचय। तो महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। ये भारत सरकार को हर कानूनी मामलों में सलाह देता है। ठीक है, इसके अलावा इसके एक सहयोगी सॉलिसिटर जनरल होता है जो कि कानूनविद होता है। इसके दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये भी कानूनविद होते हैं। ये महान्यायवादी को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, और भारत सरकार का ये सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होने के नाते भारत सरकार के सारे फैसले कानून से संबंधित ये उनको सलाह देता है। और इसको कुछ छूट दी गई हैं, जैसे कि अनुच्छेद 88 के तहत ये संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है और उसमें मतदान करने का अधिकार इनको नहीं रहता है, क्योंकि ये उस सदन के सदस्य नहीं रहते हैं। इसके अलावा ये अनुच्छेद 76(3) के तहत किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने के भी अधिकारी होते हैं, यानी कि किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई कर सकते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारत का राष्ट्रपति और उसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनाएगा जो कि संघीय मंत्रिपरिषद रिकमेंड करेंगी, यानी कि जो भी संघीय मंत्रिपरिषद सलाह करके नाम उसको राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उसे महान्यायवादी बनाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं संबंधित जो अनुच्छेद हैं। जैसे कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, और संघीय मंत्रिपरिषद जो कानूनविद होता है उसको सलाह करता है। फिर है सेकंड 76(1). तो भाई जो भारत का संविधान है तो उसमें अनुच्छेद 76 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और 76(3) के तहत जो महान्यायवादी है वो भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है, भारत सरकार की वह पैरवी करता है किसी भी न्यायालय में। ठीक है, और जो 76(4) के तहत जो महान्यायवादी है उसकी योग्यता बताई गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इसकी योग्यता होती है। अनुच्छेद 88 के तहत ये किसी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है और निर्णायक मत भी दे सकता है। बाकी इसको मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब निर्णायक स्थिति आ जाती है कि भाई बराबर की स्थिति है, उस समय ये निर्णायक वोट दे सकता है। तो इतने इनको अधिकार रहते हैं। फिर इसके आगे बात करते हैं कि भाई जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में महान्यायवादी का पद राजनीतिक होता है। एजी का पद राजनीतिक होता है और भारत में एजी का पद संवैधानिक होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्तमान भारत में जो महान्यायवादी हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं, उनके भी नाम पूछ लिए जाते हैं भाई। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। MC
सीतलवाड़ सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक भी यही बने रहे एम सीतलवाड़, और सबसे प्रथम महान्यायवादी ये हैं। वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। इसके साथ ये भी याद रखना है कि जो महान्यायवादी है कभी भी राष्ट्र के, भारत सरकार के विरोध में सुनवाई नहीं करेगा, किसी पर्सनल व्यक्ति की सुनवाई नहीं करेगा, रिटायरमेंट के बाद भी किसी न्यायालय में वह प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी देश की एकता और अखंडता के लिए अहितकारी केस नहीं लड़ेगा। तो ये उसकी कुछ लिमिटेड होती हैं, शर्तें होती हैं ये, तो इनको भी याद रखना है। तो भारत का जो महान्यायवादी है वो सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है भारत का। इसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 165 में दिया गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, जो कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भारत के महान्यायवादी। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, ताकि लोगों को ये मान लीजिए उनको लाभ मिल सके, ठीक है। और जुड़े रहें, आगे भी वीडियो आते रहेंगे। देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।